नमस्कार आप सभी को। मैं अनुशक्ति हूँ और आपके साथ यहाँ आज हाजिर हुई हूँ बहुत सारे विषयों पर बात करने के लिए। कोरोना है, लॉकडाउन है। लगता है कि मैंने पहले शुरू कर दिया है, लोग अभी आए नहीं हैं। अगर आप आ गए हैं तो प्लीज़ हाय बताइए, मुझे हेलो लिख के बताइए। नमस्कार फिर से, आप सबका नमस्कार। मैं अनुशक्ति हूँ, आप सबके सामने आई हूँ। बहुत सारी विषयों पे बात करेंगे, शर्मिष्ठा पर बात करेंगे, कोरोना के विषय में बात करेंगे, इस वक्त जो हमारा लॉकडाउन है उस विषय पे बात करेंगे। आप सब अभी घर में बंद होंगे और कल रात की एक तस्वीर आई थी आनंद विहार की, जो कि बड़ी समस्याप्रद तस्वीर थी। उसको देख करके हम सबके मन में अचानक से बहुत ही सारा उद्वेलन हो गया था कि कुछ मदद करने का मन कर रहा था। तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप इस वक्त उन तस्वीरों को देखकर, बाहर NH24 पर सड़क पर चलते हुए लोगों को देखकर आप ये सोच रहे हैं कि आप भी बाहर निकलकर उनकी मदद करना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आप उस मदद को भी तत्काल स्थगित कर दीजिए, घर के अंदर रहिए। क्योंकि बाहर निकलेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पूरा का पूरा मेथोडोलॉजी है, जो कि कोरोना को की चेन को रोकने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा, वो टूट जाएगा। इस समय पे आप क्या कर सकते हैं, उसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप बाहर निकलने की जगह घर में रहिए। अपने जितने आपके अंदर लोग हैं उनको जागरूक कीजिए। जैसे आपकी अपनी हाउस हेल्प होंगी जो आपके लिए काम कर रही होंगी, या फिर आपके लिए ट्यूशन टीचर होंगे, उन सबको बताइए, उन सबको भी कहिए कि वो घर के अंदर रहें। और जो दूसरी सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि आप इस वक्त अपने मातहत काम करने वाले जितने भी लोग हैं सबको पूरी तनख्वाह दें। अगर आप सब में बहुत सारे लोग, हम आप में नौकरी पेशा लोग हैं, बहुत सारे लोगों की तनख्वाह आ गई होगी या फिर 1 या 2 तारीख तक आने वाली होगी, मैक्सिमम 7 या 10 तारीख तक। तो अगर आपकी तनख्वाह सरकार के निर्देशानुसार समय पर मिल रही है तो कोशिश आप भी कीजिए कि अपने अंदर काम करने वाले लोगों को, भले ही वो आपके पास अभी काम करने के लिए आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उनकी पूरी तनख्वाह दीजिए। ये बहुत बड़ा हेल्प होगा। पता है, लिक्विडिटी बनाए रखना बहुत ही बड़ा हेल्प होगा इस समय में, देश की इकोनॉमी के हिसाब से भी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग सिंगल पेरेंट होंगे मेरी तरह, मैं भी सिंगल पेरेंट हूँ। छोटे बच्चे की माँ हूँ, बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है, और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक एज में बच्चा है। आपको एक वाकया बताती हूँ। पता है क्या होता है, अक्सर मैं डिजिटल में काम करती हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में सोशल मीडिया ऑफिसर हूँ, कम्युनिकेशन का काम है मेरा। तो जिस वक्त मेरी कॉल्स होते हैं, जिस वक्त मैं कॉल्स पे होती हूँ, जिस वक्त मैं अपनी बॉस से बात कर रही होती हूँ, या फिर कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग होती है, मेरे बेटे को उसी वक्त मेरे बेटे को भूख लग जाती है, या फिर उसे रोना आ जाता है, उसे चोट लग जाती है। तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे समयों में डील करना। आप लोग को भी बड़ा मुश्किल होता होगा, जो भी एसेंशियली जो सिंगल पेरेंट्स हैं, या तो उन्होंने चुना है सिंगल पेरेंट होना, या फिर किसी भी वजह से अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो मैं समझती हूँ बड़ी मुश्किल होती होगी। तो आपके लिए मैं एक सुझाव देना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ों के लिए आप बाहर निकलते होंगे, जैसे दूध लाने के लिए, ब्रेड लाने के लिए, अंडा लाने के लिए। तो आप लोगों के लिए 2 ऐप्स हैं। डिजिटल इंडिया में कुछ फ़ायदे भी हुए हैं। जैसे 2 ऐप्स हैं, एक तो कंट्री डिलाइट ऐप है। अगर आप दिल्ली NCR में फरीदाबाद, गुड़गांव, या फिर उत्तरी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, जहाँ भी आप रह रहे हैं, आप ये कंट्री डिलाइट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वो उसमें आपके अनुसार आप जितना दूध चाहते हैं उतना दूध या उतना ब्रेड, पनीर, दही आपके डोर स्टेप पे आ जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है, इसमें आपको बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं वो आप तक आ जाएंगी। और उम्मीद है कि मैं कल कुछ रिसर्च कर रही थी कि कौन कौन सी कंपनीज है जो है अभी ऑनलाइन डिलीवरी कर रही हैं। तो बिग बाज़ार ने तो होम डिलीवरी शुरू ही कर दी है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन डिलीवरी करना चाहते हैं तो 2-1 दिनों में फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट, बाकी जैसी कंपनीज भी ऑनलाइन डिलीवरी पे आ जाएंगी। तो थोड़ी सी राहत हो जाएगी आप लोगों के लिए।
तो अगर आपको किसी भी जरूरत के सामान के लिए अगर वो 10 दिनों में, अगले 2-3 दिनों में नहीं खत्म हो रहा है या फिर 5 दिनों में नहीं खत्म हो रहा है, तो थोड़ा सा अपने आप को रोकिए बाहर निकलने से, क्योंकि बहुत जरूरी है। लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाना हम लोगों पर है, और हम लॉकडाउन को सक्सेसफुल किसी भी राजनीतिक पार्टी या फिर किसी सत्ता या फिर किसी नेता के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने लिए कर रहे हैं। दुनिया के इतने देश, लगभग पूरी दुनिया जिस वक्त दबी पड़ी है, उस वक्त हमें एक दूसरे के लिए सोचना है। हाँ, वैसे अब आप लोग चूंकि शर्मिष्ठा आप लोगों में से बहुत लोगों ने पढ़ी है, अगर और नहीं पढ़ी है तो मैं आप लोगों से कहूंगी कि अगर आपका कोई भी सवाल शर्मिष्ठा को लेकर है तो प्लीज यहाँ दर्ज करें। बहुत सारे लोग अभी मुझे देख रहे हैं। जयंती जी हैं, जयंती जी नमस्कार आपको, और गौतम राज ऋषि हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल नमस्कार, प्रवीण जी हेलो। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों के सामने शर्मिष्ठा का कुछ हिस्सा पढ़ना चाहती हूँ। देखिए, बहुत मैं अभी जो पिछले कुछ दिनों से मैं सुनती आ रही हूँ शर्मिष्ठा के बारे में, बहुत प्यार मिला है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैंने जो एक बात अक्सर सुनी है, कि लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैंने मिथक को बहुत बदल दिया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि शर्मिष्ठा पे अगर मिथक में लिखा हुआ होता तो मैं उसके बारे में लिखना शुरू ही नहीं करती। मैंने शर्मिष्ठा के बारे में लिखा ही इसलिए क्योंकि उस स्त्री के विषय में ना तो विष्णु सखाराम खांडेकर साहब ने कुछ अधिक लिखा, ना ही कार्नाड साहब ने अधिक लिखा, ना ही मिथकों में उसके बारे में अधिक लिखा हुआ है। सिर्फ एक हल्का सा फ्लीटिंग रेफरेंस है कि शर्मिष्ठा विश्वकर्मा की पुत्री थी और ययाति की प्रेमिका थी। प्रेमिका मतलब उनको पत्नी का दर्जा कभी नहीं मिला, लेकिन उनके पुत्र पुरु जो हैं, उन्होंने सत्ता जो है उन्हीं के सहारे चली थी। तो शर्मिष्ठा एक और एकल माता थी, एसेंशियली आप कहना चाहेंगे। और जैसे कि मैं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, तो एकल माता थी और अपने बच्चे का उन्होंने अकेले लालन पालन किया। तो मैंने उस दृष्टिकोण से, चूंकि मैं भी एकल माँ हूँ, और तो मैंने शर्मिष्ठा का दृष्टिकोण जो था उस पर सोचते हुए अपने दृष्टिकोण को मिलाया और मैंने एक नया कथानक तैयार किया। तो आज का जो हमारा विषय है वो है मिथक की स्त्री का नव आख्यान। यानी जो स्त्री मिथक में जिसके बारे में चर्चा तो हुई है, पर उसका जो एक आख्यान दर्ज नहीं हुआ था, उसको एक नए तरीके से लिखने की चेष्टा की है मैंने। सबसे पहले जो शर्मिष्ठा, इसीलिए मैंने शर्मिष्ठा की जो मेरी किताब है उसमें मैंने आलाप दर्ज किए हैं, कच्छ के आलाप। मैंने कच्छ के विषय में भी बहुत नहीं, मैंने जब अपना रिसर्च कर रही थी मैं, तो मुझे लगा कि कच्छ के विषय में भी बहुत कुछ नहीं लिखा गया है। जैसे कि कच्छ पर एक हमेशा एक बोझ रहा कि वो पिता के जैसे महान बने या गुरु शुक्राचार्य के जैसे महान बने। तो हम लोग के ऊपर जब महानता का बोझ आ जाता है उस वक्त हम कैसे फील करते हैं। 3 इडियट्स हम सब ने देखा है। 3 इडियट्स में हमने देखा कि कैसे सारे बच्चे इस महानता के इस बोझ के तले दबे पड़े थे कि उन्हें अच्छा सक्सेसफुल इंजीनियर बनना ही है, भले ही वो बनना ना चाहे। जैसे रेहान फोटोग्राफर बनना चाहता था पर उसे इंजीनियर बनना था। तो क्यों नहीं ये चीजें उस जमाने में भी होती होंगी जिस वक्त शर्मिष्ठा होती होगी। इसलिए मैंने कच्छ का आलाप दर्शाया है और देवयानी का आलाप। हम हमेशा लोगों को एक रंग में रंग देते हैं। देवयानी बुरी थी। कोई भी इंसान पूरी तरह बुरा या अच्छा नहीं होता है, हम सबके अंदर सफेद और काला होता है। मैंने देवयानी के अंदर का भी सफेद हिस्सा दिखाने की कोशिश की है और शर्मिष्ठा के अंदर का भी काला हिस्सा दिखाने की कोशिश की है। तो चलिए इसी बात पर मैं देवयानी का आलाप शर्मिष्ठा से कुछ अंश पढ़ती हूँ। और प्लीज सवाल पूछ लीजिएगा, नहीं तो मैं आप लोगों को अपनी कहानी सुनाती रह जाऊंगी। तो अगर आप वेरिएशन चाहते हैं कि मैं कुछ और कहूँ तो प्लीज सवाल पूछिएगा, जो भी मन में होगा कहिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो ये बताइएगा, बुरा लगेगा तो प्लीज बताइएगा, मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगी। एक मिनट दीजिएगा। देवयानी का आलाप, मैं ये हिस्सा पढ़ रही हूँ। अगले कुछ माह में शर्मिष्ठा को गए हुए लगभग दशक बीत जाएगा और महाराज को मुझसे विमुख हुए भी। मुझे पहले ज्ञात होता कि चंद्र के ये वंशज अवनति का गुण थाती में लेकर आए हैं तो कदापि विवाह नहीं करती। पहले महाराज नहुष स्वर्ग से अवनत होकर सर्प रूप में भूमि पर गिरे और अब यह मेरा पति। कितना रुष्ट हुआ था ययाति जब मैंने यह कटु सत्य कह दिया था उससे। इतने रुष्ट उद्विग्न स्वर में उसने मेरा नाम पुकारा था कि राजभवन की समस्त परिचारिकाएं भागती हुई मेरी ओर आ गई थी।
क्या अनुचित कहा था मैंने? ययाति की निष्ठाओं और कुनिष्ठाओं की झलक मुझे यदा कदा मिल रही थी। हस्तिनापुर आगमन के पश्चात ही मुझे ययाति का व्यवहार मेरे प्रति कभी भी उस प्रकार प्रेमिल नहीं मिला जिस प्रकार एक आम पुरुष का अपनी नवविवाहिता स्त्री के लिए होता है। विवाह का वह दिन मेरा दिन था। ययाति की उस दिन की समस्त चिंताएं मेरे अनुराग हेतु मेरे होने थे, किंतु हस्तिनापुर के स्वामी को अन्य लोगों की चिंताओं से मुक्ति मिले तब तो। विदाई की वेला में मैं महाराज विश्वकर्मा के भेजे रथ, जिससे अपनी सुंदरता और सुविधा संपन्नता की वजह से भूमि पुष्पक की उपमा मिली हुई थी, से हस्तिनापुर लौट रही थी। रथ पर बैठते हुए मैंने एक बार ययाति की ओर देखा, मन में यह कामना लिए कि वह साथ आकर बैठेंगे। महारानी ने भी उनसे अनुरोध किया था कि नववधू के साथ रथ में बैठ जाएं। मैं प्रतीक्षा में थी, पति के कंधे पर सर रखकर पहली यात्रा की स्मृतियों को संजोने की। मेरे जीवन को बदलने वाली यात्रा थी यह। मायके से ससुराल तक की प्रथम यात्रा, साधारण ब्राह्मण कन्या देवयानी से हस्तिनापुर की महारानी देवयानी बनने तक की यात्रा, जिसमें मेरे साथ उसे होना था जिसने सदैव साथ होने के वचन दिए थे। परंतु मेरा वह जीवन साथी, वह इस यात्रा में सहयात्री तो था, मगर साथ था अपने सैनिकों के। कहाँ मैं सोच रही थी कि रथ के कुसुमित आसन पर हम साथ बैठे होंगे, मेरे आलता युक्त हाथ उसके सुदृढ़ हाथों में होंगे और उसकी उंगलियां मेरे केश गुच्छ सुलझाएंगी। और कहाँ वास्तविकता, वह मेरा सद्य विवाहित पति हस्तिनापुर का महाराज अधिक था। उसके हाथ मेरे कपोलों पर नहीं, घोड़े की लगाम पर थे। अपनी नवविवाहिता के सुखों के स्थान पर इस हेतु वह अधिक व्याकुल था कि साथ आ रहे सैनिकों और परिचारिकाओं को कोई असुविधा न हो। देखिए, यहाँ पे न देवयानी अपने दुखों, अपनी कष्टों को व्यक्त कर रही है कि एक पति के तौर, पत्नी नवविवाहित स्त्री का वो होता है कि इच्छा होती है कि हर नवविवाहित स्त्री के मन में होता है कि आपका पति आपके साथ बैठे, आपके साथ समय व्यतीत करे। लेकिन उसकी जगह ययाति अपने परिचारिकों, अपने सैनिकों के साथ थे और उनकी चिंताओं को लेकर ज्यादा व्याकुल थे, तो जाहिर है उनको कष्ट होगा। आगे रह रहकर उस शर्मिष्ठा से पूछना कि वह ठीक तो है ना। वह स्त्री जिसके सुख की चिंता उसके पिता को नहीं, ययाति उसकी सुविधाओं को लेकर अधिक व्यथित थे। हाँ, मैंने वचन मांगा था महाराज विश्वकर्मा से कि उनकी मानिनी घमंडी पुत्री अपने अपराधों का दंड मेरी परिचारिका बनकर भुगते, परंतु उनसे मैंने यह कब कहा था कि अपने बेड़े का सबसे सुंदर वाहन, जिसे महारानी ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए विशेष रूप से तैयार करवाया था, वह मुझे सौंप दे। आती वह अपने भूमि पुष्पक में। अब महाराज विश्वकर्मा को ही शर्मिष्ठा उस अनन्य सुंदर वाहन के योग्य नहीं लगी, तो क्या यह भी मेरा दोष है? पहले कच्छ, तत्पश्चात यति। मेरे जीवन के हर पुरुष को वह मायाविनी शर्मिष्ठा भली लगती रही है और मैं मायाविनी। सबके सब उसके छद्म बाह्य रूप को ही अंतिम सत्य मानकर उसकी पूजा करते रहे हैं, जबकि यह केवल मुझे ज्ञात है कि वह आसुरी कितनी मायाविनी है, जिसने पहले मेरे पिता समेत आश्रम के सभी लोगों को अपनी माया से मोह रखा था। उस उपरांत हस्तिनापुर के राजप्रासाद के सभी लोगों को। मैं महाराज की पत्नी थी और वह केवल मेरी परिचारिका, किंतु हर कोई उसका सम्मान यूं करता जैसे वह कोई रानी हो। पहले ययाति की माताश्री ने उसे यमुनालय दे दिया। मेरे बार बार कहने पर भी कि शर्मिष्ठा एक आम परिचारिका है, मैं उसे महल की अन्य परिचारिकाओं के साथ भेदभाव नहीं करना चाहती, उसे भी वही रहना चाहिए। माताश्री ने बिल्कुल मेरे कथन पर ध्यान नहीं दिया। शर्मिष्ठा हेतु एक अलग राजभवन का प्रबंध करवा दिया। राज परिवारों के इतिहास में संभवतः इकलौती परिचारिका थी जिसकी परिसेवा में परिचारिकाएं नियुक्त थीं। जाने कौन सी माया जानती थी वह मायाविनी, जो महाराज बिछ जाते थे उसके सम्मुख। पान के पत्ते को लपेट कर भी वह प्रस्तुत कर देती तो महाराज का मुख झट से रंग जाता, और मैं इतने जतन से तांबूल तैयार करती, वह भी महाराज को कसैला ही लगता। शर्मिष्ठा ने सदैव मेरा श्री मुझसे चुराया है। उस रात्रि को जब मैं कद से मिलने गई, वह सन्निपात किसी अवस्था में था, जब किसी गहन चिंता में लीन हो जैसे। वे पल बड़ी कठिनाई से बीते थे। उसी सुबह मैंने कच से अपने हृदय की बात साझा की थी। न जाने कच को क्या हुआ था। मैं आपकी सुनना चाहती हूँ कचदेव, केवल इतना ही तो कहा था मैंने। मैं देवयानी थी, वह देवयानी जिसने अपने पिता के मानों की चिंता ना करते हुए कच के प्राण बचाए थे। वह देवयानी थी जिस पर कच को अपना सर्वस्व
अर्पित कर देना चाहिए था, किंतु कच ऐसे अचकचा गए थे जैसे मैंने उनसे देवलोक के प्रति विद्रोह करने का निवेदन किया हो। मेरी वाक्य पूर्णता प्राप्त करते उससे पहले ही कच लौट गए थे आश्रम को। प्रेम की ऐसी गति किस स्वाभिमानिनी को रुचेगी। तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ूंगी, आप लोग बोर हो जाएंगे। मैं यहाँ पे इस शर्मिष्ठा के उस हिस्से का पाठ कर रही थी जिसमें देवयानी अपने दुखों के बारे में बता रही थी कि क्यों उसके मन में शर्मिष्ठा और कच के प्रति और ययाति के प्रति इतनी नफरत भर गई थी। हर किसी का एक भूत होता है, एक पास्ट होता है। शर्मिष्ठा के पास्ट को वर्णित करने की चेष्टा की है मैंने, और यह भी जो पुराने मिथक है उससे अलग है। देखिए अभी कुछ सवाल आ रहे हैं। प्रवीण जी ने सवाल किया है, विदेशी पाठकों या महाभारत से अनभिज्ञ लोगों को शर्मिष्ठा या मिथकीय किताबें सहज बनाने के लिए लेखन में क्या जोड़ा जाए। जैसे शोध पत्रों में हर ऐसे शब्द में फुटनोट या शुरू में कुछ परिचय दिया जाता है। मैंने भी, अगर प्रवीण जी, एक्चुअली पात्र परिचय देना बहुत आवश्यक है। अगर आप नए पात्र जोड़ रहे हैं तो वहाँ भी आपको ये लिखना आवश्यक है कि मैं नए पात्र जोड़ रहा हूँ। जैसे कि मैंने मेरी किताब के पिछले हिस्से में मैंने पात्र परिचय दिया है, जिसमें मैंने जी शर्मिष्ठा और ययाति सोमवंश के थे, तो मैंने सोमवंश का परिचय दिया है, नहुष का परिचय दिया है, इंद्र का, शची का, जितने भी पात्र हैं मेरे पास सबका परिचय दिया है। इसके अतिरिक्त मैंने उत्तानपाद और दिशा जैसे 2 नए चरित्रगढ़ हैं तो उनका भी परिचय संभवतः इसमें नहीं है। हाँ, इसमें है उत्तानपाद का भी परिचय है और दिशा का भी परिचय है। तो जितने भी आपके पात्र हैं उनका परिचय देना बहुत ही आवश्यक है। भाषा को थोड़ा सा पब्लिक, जो जनता की समझ में रखी जाए तो वह बेहतर है इससे। और पहले तो मुझे भी लग रहा था कि शर्मिष्ठा से लोग जुड़ पाएंगे या नहीं जुड़ पाएंगे, लेकिन अभी जब मैं लोगों का रिएक्शन, उनकी प्रतिक्रियाएं देख रही हूँ तो बड़ा हर्षित हो रही हूँ कि लोग जुड़ रहे हैं इससे। तो संभवतः कभी कभी किताबें भी अपना नसीब लेकर आती हैं, और आप सबों का बहुत शुक्रिया कि आप सबकी वजह से शर्मिष्ठा को पढ़ा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। एक सवाल है वैशाली कटारिया जी का, आज के समय में इतिहास और पुराणों से अपने पात्रों को उठाना कितना प्रासंगिक है। देखिए, आप उठा किसी भी पात्र को सकते हैं, लेकिन प्रासंगिक बनाने की जिम्मेदारी कंप्लीटली पूरी तरह से लेखक की होती है। जैसे कि मैं एक कलमा हूँ और शर्मिष्ठा, जब मैंने शर्मिष्ठा पर मैं बात कर रही थी तो शर्मिष्ठा का जो यूएसपी, जो यूनिक सेलिंग पॉइंट था, जो मेरे हिसाब से कि वो एक कलमा थी। तो मैंने जब मैं शर्मिष्ठा लिख रही थी उस वक्त जो मैंने अपनी कठिनाइयाँ थी उसको शर्मिष्ठा के शब्दों में ढाला, शर्मिष्ठा के स्वर में ढाला। तो प्रासंगिक बनाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से लेखक की होती है। पात्र आप कोई भी उठाइए, हमेशा आपको 1 न 2 प्रसंग ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो कि आप नए जमाने से मेल खाते हुए होंगे। भविष्य काल हमेशा अपने आप को दोहराता है और काल सब कुछ देख रहा होता है। अगर आप राही मासूम रजा के शब्दों में ही देखें तो आप अगर महाभारत को भी उठाएंगे तो बहुत ज्यादा सामयिक नजर आएगा, या फिर रामायण को ही उठाएंगे तो बहुत अधिक सामयिकता नजर आएगी। बस दृष्टिकोण का फर्क होता है। शिवपाल सिंह ठाकुर, हाँ, उनका एक सवाल है, शर्मिष्ठा के जीवन में किसी एक मोड़ पर कोई एक निर्णय बदलने का अवसर मिले तो कौन सा होगा। नहीं, अगर शर्मिष्ठा, अगर मेरे नजरिए से देखेंगे तो कोई भी निर्णय नहीं बदलना चाहिए शर्मिष्ठा, क्योंकि मानिनी शर्मिष्ठा हर तरह से रही है। उसने जो पहला निर्णय वो लेती है जब वो पिता उसके कहते हैं कि तुम जाओ ये देवयानी और ययाति के साथ देवयानी की परिचारिका बनकर, उस वक्त भी उसका निर्णय अपने पिता, अपने कुल के प्रति था। जब वह पहली बार अपने छोटे से सद्य प्रसूता की अवस्था में अपने छोटे से बच्चे के साथ घर छोड़ती है, उस वक्त भी उसका निर्णय एक स्वाभिमानिनी स्त्री का निर्णय था। और आखिर में जब वह महारानी बोलती है, मुझे महारानी ना कहो, मैं वानप्रस्थ में जाना चाहती हूँ, उस वक्त भी उस स्त्री का एक निर्णय था जो कि अपने अस्तित्व को लेकर बहुत ही सजग थी। तो शर्मिष्ठा कोई भी निर्णय नहीं बदलना चाहेगी। दीपक चौहान लिख रहे हैं, अति सुंदर कथा, बहुत शुक्रिया आपका। रंजना जोशी पूछ रही हैं, एकल माँ के लिए कोई संदेश। एकल माँ के लिए शर्मिष्ठा तो पूरी तरह से एकल माँ की ही कहानी है। एकल माँ के लिए ये संदेश है कि कभी भी अपने स्वाभिमान के पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। मैं भी एकल माँ हूँ, कभी भी अपने स्वाभिमान पर कॉम्प्रोमाइज ना करें और अपने आप को हमेशा सुदृढ़ बना के रखें, फाइनेंशियली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, मानसिक, आर्थिक
और भावनात्मक, तीनों स्वास्थ्य आपका होना बहुत जरूरी है। और हमेशा याद रखिए कि पहले आप हैं, फिर आपका बच्चा है, बच्चे आपसे बच्चा है, बच्चे से आप नहीं हैं। तो अपने शौक को जागृत रखिए, अपने शौक के प्रति चिंतित रहिए, अपने शौक को हमेशा मजबूत बनाए रखिए। सबसे आप हैं, फिर दुनिया है, एंड देन यू आर रूलिंग द वर्ल्ड। और अगर कोई सवाल हो आपका तो प्लीज पूछ सकते हैं, बाकी मैं यहीं पे हूँ। और अगर आप चाहेंगे तो मैं शर्मिष्ठा को कोई और हिस्सा भी पढ़ूंगी। ये हिस्सा शर्मिष्ठा का आखिरी त्रियाक्ष है मेरे साथ। आप कुछ बच्चे की आवाज सुन रहे होंगे। एकल माँ की समस्याएं ये भी है। त्रियाक्ष आइए, हेलो कीजिए। हेलो, आके इधर आके कीजिए, हेलो आके हेलो कीजिए। तो तुम ही हो ना? हाँ, ये मैं ही हूँ। ये हेलो कीजिए। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, अभी तो 37 लोग देख रहे हैं आपको। अच्छा, तो हेलो कीजिए, ठीक है। तो एकल माँ की समस्या ये भी है कि आप लाइव भी सुकून से नहीं कर सकते हैं। देखिए वो हिला रहे हैं, मेरा फोन हिल रहा है। चलिए अभी त्रियाक्ष बदमाशियाँ शुरू करें उससे पहले मैं एक हिस्सा पढ़ना चाहती हूँ। ये हिस्सा एकदम बिल्कुल आखिर का हिस्सा है। और यहाँ पर चित्रलेखा कूदकर अपने प्राण चित्रलेखा जो कि पुरु की पत्नी थी, नवविवाहिता थी, वो कूदकर पति को वृद्धावस्था में देखकर कूदकर अपने प्राण त्याग कर चुकी हैं। और ययाति वापस पुनः जो है उनका ययाति पुनः अपने यौवन प्राप्त करके फिर से एक नॉर्मल जीवन जिंदगी जीने लग गए हैं। वहाँ पे शर्मिष्ठा है, ययाति है, पुरु है, और ययाति ने पुरु को राज्य दे दिया है। तो वहाँ से शुरू होता है। राज्याभिषेक हो चुका है। पुरु अब हस्तिनापुर के नए महाराज हैं। सुनहले केश वाली चित्ररेखा की अंत्येष्टि राज्याभिषेक में हुए हवन के साथ ही हो गई थी। पुत्रवधू की सुखी गृहस्थी। शर्मिष्ठा का एक और स्वप्न सार हो चुका था। सार मतलब राख हो चुका था। देवी, महाराज ययाति पधारे हैं, आपसे भेंट की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। दिशा शर्मिष्ठा से महाराज के आगमन की अनुमति लेने आई थी। 18 वर्षों के उपरांत ययाति उसी कक्ष में होंगे, किंतु समय ने परिस्थितियों को कितना बदल दिया है। वर्षों पूर्व इस कक्ष में उनके आगमन की प्रतीक्षा होती थी। आज उनके हृदय में रोष उत्पन्न हो रहा है। कैसी है महारानी? किसकी महारानी महाराज? मेरी। क्षमा महाराज, मैं आपकी ब्याहता नहीं हूँ, मैं केवल आपके पुत्र की माता हूँ। आपकी महारानी मात्र देवयानी है। आह शर्मिष्ठा, कब तक रुष्ट रहोगी? अब तो देवयानी भी चली गई। आओ ना मेरे अंक में, इतने वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा में हूँ। क्षमा महाराज, आप अपनी प्रेयसी की प्रतीक्षा में हैं। मैं आपकी प्रेयसी नहीं, मैं वह माता हूँ जिसकी पुत्री ने उसके नेत्रों के सम्मुख अपने प्राण त्यागे हैं। चित्रलेखा की मृत्यु का दुख मुझे भी है शर्मिष्ठा, मैं यह नहीं चाहता था, किंतु महाराज आपने और आपके पुत्र ने उसके सम्मुख जीवन का कोई मार्ग भी तो नहीं रखा था। शर्मिष्ठा, कब तक स्वयं को इस प्रकार उद्वेलित रखोगी? अब तुम्हारे सुख के दिन हैं जिन्हें हमें साथ व्यतीत करना है। महाराज, मेरा जी घुट रहा है इस राज प्रासाद में। मैं अब वनवासिनी हो गई हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने वानप्रस्थ में लौटना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारा पाणी ग्रहण किया है, चंद्र को साक्षी रखकर वचन दिया है कि तुम्हारा साथी रहूंगा। मैंने अपने 18 बहुमूल्य वर्ष खो दिए हैं। मैं भी तुम्हारे साथ वानप्रस्थ में चलना चाहता हूँ। मैं ऋषिवत धर्म निभाने का वचन देता हूँ। और इसके बाद पृष्ठ बदलेगा और एक नया दृश्य है। आह, क्या हुआ शर्मिष्ठा? प्रतीत होता है कोई नुकीला प्रस्तर है। अब मार्ग में कोई प्रस्तर नहीं है शर्मिष्ठा। मुझे ज्ञात नहीं था कि तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे समीप आने की इच्छा में 2 दशक पूर्व देवयानी के कक्ष के बाहर रखा गया वह छोटा सा प्रस्तर तुम्हें जीवन पर्यंत यूं कष्ट देता रहेगा। सदैह चोटिल हुए पांवों पर आंचल का छोर बांध आगे बढ़ती हुई शर्मिष्ठा ने पलट कर ययाति को देखा था और फिर आगे बढ़ गई थी। तो यहाँ पर जो शर्मिष्ठा हैं, ययाति जब शर्मिष्ठा वानप्रस्थ की बात करती हैं, ययाति वानप्रस्थ में चले तो आते हैं और बार बार जताने की चेष्टा भी करते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रेम में हूँ, लेकिन वो मानिनी स्त्री जिसके सम्मुख उसकी नई नवेली पुत्रवधू ने प्राण त्यागा था, और वह स्त्री, वह प्रेमिका जिसकी प्रेमी ने 18 वर्ष तक उसकी सुध नहीं ली थी, उस प्रेमी के प्रति अभी भी उसके मन में बड़ा दुख है। उसने उसको साथ आने की आज्ञा तो दे दी है, लेकिन वो संगिनी के तौर पर नहीं, सिर्फ एक सहयात्री के तौर पर बहुत
फर्क होता है सहयात्री में और संगिनी होने में। तो शर्मिष्ठा वहाँ पे संगिनी से सहयात्री बन जाती है ययाति की। और यह मेरी पुस्तक का अंत है। एक सवाल है शर्मिष्ठा के अलावा आपकी अन्य नाम बताएं, ये कहाँ उपलब्ध होगी? बहुत शुक्रिया हंसा जी आपका कि मुझ पर आपने इतना भरोसा किया। शर्मिष्ठा मेरी पहली किताब है और मैं कोशिश करूंगी कि दूसरी किताब भी जल्द लेकर आऊं। इसके अतिरिक्त मैंने कुछ कहानियां और कविताएं लिखी हैं। आप मुझे अपना मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगी अथवा PDF कॉपी भेज दूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। पूनम हेलो त्रयाक्ष, सुन रहे हैं तुमको? हाँ शुक्रिया पूनम, बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम हो साथ में। तुम सखियों का साथ ही तो होता है जो साथ ले चलता है। गौतम राजश्री जी का सवाल यह है कि शर्मिष्ठा की आलोचना में जो एक बात कॉमन दिखी कि आपने किरदार को स्थापित कहानियों में परिवर्तित किया है, जैसे शर्मिष्ठा को एक पुत्र की माँ के रूप में दिखाना। तो अपने पाठकों से क्या कहना चाहेंगी आप इस मुद्दे पर? बाकी एकदम झक्कास बोल रही है। बहुत शुक्रिया आपका। वानी से कहिए मल्टीप्लेक्स में एक रोज एक स्क्रीनिंग करे। बहुत शुक्रिया आपका। ये एक आरोप लगातार जो मेरे आलोचना में जो बार बार एक बात उभर कर आ रही है कि मैंने शर्मिष्ठा का एक ही पुत्र दिखलाया है, जबकि शर्मिष्ठा के 2 पुत्र और देवयानी के 3 पुत्र थे। कुल 5 पुत्र थे महाराज ययाति के, और मैंने देवयानी के पुत्र का नाम भी परिवर्तित किया है, यदु से सुशीम किया है। चूंकि मैं यहाँ पर आगे की कथा नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने यदु को लाने की जगह, यदु से यादव कुल का विकास होता है जो कि कृष्ण का कुल था, मैं उस कुल के बारे में चर्चा नहीं करना चाह रही थी। अगर मैं शर्मिष्ठा पर कोई ट्रिलॉजी लिख रही होती या फिर शर्मिष्ठा 2, शर्मिष्ठा 3 लिख रही होती तो शायद उस कुल का मैं वर्णन करती। मैंने सुशीम के साथ मैंने वह कथा, शर्मिष्ठा की मेरी कहानी वहीं खत्म होती है जहाँ शर्मिष्ठा वानप्रस्थ पर जाती है। मुझे इस कथा को आगे विस्तार नहीं ले जाना है, इसलिए वो मैंने यदु और सुशीम का फर्क किया था। और हाँ, शर्मिष्ठा का एक पुत्र मैंने केवल इसलिए रखा था कि बहुत ही कॉन्टेम्परेरी बात है। एक बात बताइए कि देवयानी ययाति की पत्नी थी और देवयानी की परिचारिका थी शर्मिष्ठा। तो अगर शर्मिष्ठा का किसी पुरुष के साथ संबंध नहीं है, फिर भी उसके 2 बच्चे हो रहे हैं, देवयानी पहले बच्चे के बाद दूसरे बच्चे का इंतजार नहीं करती शर्मिष्ठा को मारने के लिए, शर्मिष्ठा को बातें कहने के लिए या शर्मिष्ठा के बच्चे को फेंकने के लिए। तो वहां पर मुझे 2 बच्चों के साथ कथा को आगे बढ़ाना मुझे बहुत थोड़ा सा नॉनसेंसिकल लगा। क्योंकि मैं स्त्री हूँ और स्त्री का हो सकता है जो पहले जिन लोगों ने मिथक लिखे होंगे वो स्त्री नहीं रहे होंगे, उन्होंने पुरुष की मानसिकता से लिखा कि 2 बच्चा होना ही चाहिए। देखिए, मैं मिथक को इतिहास से अधिक कल्पना मानती हूँ। भारतीय इतिहास में मिथक और कल्पना का बहुत सुंदर घालमेल है और कई बार जो इतिहास होता है वो मिथक नजर आता है, मिथक इतिहास नजर आता है। लेकिन मेरे हिसाब से मिथक कल्पना है। और जिन्होंने भी शर्मिष्ठा की प्रथम कहानी लिखी, उसके 2 पुत्रों का दिया, वे संभवतः स्त्रियों की साइकोलॉजी, मानसिकता को बहुत अच्छे से पढ़ नहीं पाए। देवयानी कभी भी दूसरे बच्चे के होने का इंतजार नहीं करती और उसकी परिचारिका जो उसके पास लगातार आ रही है, वो अगर अचानक से ना आए तो वो चिंतित होगी, वह जानना चाहेगी कि वह क्यों नहीं आ रही है। तो मेरे लिए वहां पे वही उचित प्रतीत हुआ कि मैं केवल एक पुत्र को रखूं। इसीलिए शर्मिष्ठा का केवल एक पुत्र है। अब चूंकि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी मिथक को प्रसार देगा तो अपनी कल्पना के हिसाब से प्रसार देगा। आप शर्मिष्ठा को मेरी कल्पना का प्रसार मानिए। मैंने इसको नए तरीके से लिखा है और उसमें केवल एक पुत्र है, मतलब चूंकि यह स्त्रियों की साइकी के मुताबिक है। शुक्रिया गौतम जी। खत्म हो गया। नारी, मनोज जी का सवाल है, नारी हर युग में इतनी बेबस क्यों होती है? नहीं, नारी, फिर से हेलो बोल दीजिए, नारी बेबस हर युग में क्यों होगी? आपने शर्मिष्ठा अगर पढ़ा होगा तो आप जान जाएंगे कि शर्मिष्ठा कहीं भी बेबस नहीं है। शर्मिष्ठा बहुत ही स्वाभिमानी स्त्री है। उसको एक जगह कच ने असुर कुल की माता का भी वर्ण वो दिया है, क्योंकि उसने अपना त्याग कर दिया है और वह विश्वकर्मा के या शुक्राचार्य को दिए हुए वचन में नहीं बंधी हुई थी। उसने केवल अपने कुल का सम्मान किया, वह उसकी वीरता थी। तो नारी को
और सबसे सबसे बड़ी बात यह है कि आप नारियों को हमेशा सेकंड पेडेस्टल पर रखना बंद किया जाना चाहिए। बेबस नहीं है हम लोग, मैं भी बेबस नहीं हूँ, मेरी बहुत सारी संगिनियाँ बेबस नहीं हैं। अगर किसी तरह से कोई भी स्त्री किसी भी संबंध में बंधी हुई बेबस है तो वहाँ वह अपने लिए नहीं बंधी हुई है, वो बहुत सारे लोगों के लिए, जो उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके मान सम्मान का ख्याल रख रही हैं। तो बेबस हमेशा वह बेबस मान ली जाती है क्योंकि वह हमेशा अपने सुखों को पीछे रखती है, बाकी लोगों के सुखों को आगे रखती है। नॉर्मली जो कंडीशनिंग है, या भारतीय कंडीशनिंग भी आप इसको कह लीजिए, तो बेबस नहीं मानूंगी मैं इस बात को। रंजना जी कह रही हैं बहुत सुंदर ढंग से वर्णित किया आपने जी, बहुत शुक्रिया आपका। वैशाली जी कह रही हैं कि गजब का स्वाभिमानी व्यक्तित्व, ना सिर्फ एकल माँ। बहुत शुक्रिया वैशाली जी आपका। श्रीधर जी बोल रहे हैं उपन्यास में बहुत से पात्र हैं पर सबके सब अकेले हैं। आपने बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से इसको देखा श्रीधर जी, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, उपन्यास में बहुत सारे पात्र हैं और एकल हैं, क्योंकि हम सब भी, अगर आप देखेंगे तो हम सब भी सामूहिक होते हुए भी एकल हैं। हम सब की अपनी लड़ाइयाँ हैं। हम सबको पहले दुनिया से लड़ने से पहले खुद से जूझना पड़ता है। जैसे कि ययाति के पिता नहुष को सांप होने का श्राप मिल गया था, तो ययाति के अपने दुख हैं। एक छोटे से बहुत ही कम उम्र में उन पर सत्ता का भार आ गया था, तो उनके अपने दुख होंगे। देवयानी के अपने दुख हैं कि उसने जिसको चाहा उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसने उसको स्वीकार नहीं किया, तो उसकी अपनी आंतरिक लड़ाई है। और शर्मिष्ठा ने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना गौरव त्याग दिया, अपना मान त्याग दिया किसी और अपने पिता के मान के लिए, और उसके बाद किसी पुरुष से प्रेम करती हैं, वहाँ भी वह पुरुष उसको नहीं अपनाता है। तो उसकी अपनी आंतरिक लड़ाइयाँ हैं। हम पहले दुनिया से लड़ने से पहले अपने आप से लड़ते हैं। तो हम साथ होते हुए भी अकेले होते हैं और अकेले होते हुए भी सामुदायिक होते हैं। शुक्रिया। प्रतीक्षा कह रही हैं, बहुत सटीक उत्तर दे रही हैं दीदी, बहुत प्यार प्रतीक्षा, तुम लोगों का प्यार है जो मैं हमेशा जो मुझे एक्चुअली आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करता है, मैं आगे बढ़ती हूँ। सुधीर जी बोल रहे हैं, अच्छा बोल रही हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। अमरदीप कुशवाहा जी लिख रहे हैं महिलाओं की किसी भी स्थिति के लिए लगभग सर्वप्रथम महिलाएं ही जिम्मेदार होती हैं। बढ़िया है लाइव पर पुस्तक की समीक्षा करना। जी नहीं, महिलाओं की किसी भी स्थिति के लिए सर्वप्रथम महिलाएं ही जिम्मेदार होती हैं। बहुत ही बुरी सोशल कंडीशनिंग कहूंगी मैं इसको। देखिए, बहुत ही पेट्रियार्कल, बहुत ही पितृसत्तात्मक बात है कि महिलाओं की स्थिति के लिए महिलाएं जिम्मेदार होती हैं। महिलाएं तो भाई पितृसत्ता के हाथ की कठपुतली बना दी गई हैं। अब आप बताइए कि आप में से आपकी कितनी सारी बहनों ने, या फिर माओं ने, या फिर मौसियों ने, या फिर उनकी बहनों ने गणित लिया था, या फिर कितनी उनमें से नॉन वेजिटेरियन है, कितनी प्रोटीन खाती हैं। तो एक तो कंडीशनिंग कर दी गई है, और कितनी बाहर निकलती हैं। तो आपने एक कंडीशनिंग कर दी है भाई, स्त्री को घर के अंदर रहना चाहिए, स्त्री को, और अच्छी आपने एक हमेशा एक स्त्री जो पुरातन स्त्री विमर्श था वो ये था कि स्त्रियां जितनी शैलज रहेंगी, जितनी घर में रहेंगी, उतनी ही बेहतर होंगी। तो ये पूरी की पूरी कंडीशनिंग कर दी गई है। आपने पूरी पीढ़ीगत कंडीशनिंग, दिमाग को पीढ़ीगत तौर पे बदल दिया गया है कि अगर स्त्रियां बाहर निकल रही हैं तो कलंकिनी हैं, बुरी हैं। तो आपने चूंकि कुछ स्त्रियों को जो कि घर में रह रही थी, जो कि अपने आप को, अपने दुखों को पीछे करते हुए सब कुछ कर रही थी, उनको आपने अच्छी होने का एक टैगलाइन दे दिया, एक खिताब दे दिया, और आपने यह दर्ज कर दिया कि जो स्त्रियां अपने मन का कर रही हैं वे बुरी हैं। तो जाहिर है कि एक क्लैश उत्पन्न होगा कि जो स्त्रियां जिन्हें बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है उसमें एक इंटरनल ईर्ष्या उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे स्त्रियां के विरोध नहीं है, यह बहुत ही पितृसत्तात्मक बात है। पितृसत्ता ने स्त्रियों के खिलाफ खड़ा कर दिया है। बहुत वॉट्स की किताब पढ़ रही थी, उसमें मैंने एक जिक्र पढ़ा था कि स्त्रियों की बहुत अच्छी नामी पत्रिका थी ग्लैमर में पहले पॉलिटिकल कॉलम आता था, और बाद में पॉलिटिकल कॉलम को फीमेल मैगजीन में बुरा मानते हुए इस कॉलम को हटा करके वहाँ पे राशिफल डाल दिया गया। आप मुझे बता सकते हैं कि कितनी जो हिस्ट्रियों की पत्रिका होती है उसमें पॉलिटिक्स के बारे में बात होती है, विज्ञान के विषय में बात होती है, गणित के विषय में बात होती है? आप पूरा का पूरा पितृसत्तात्मक समाज ने हमेशा स्त्रियों को हाशिए पे रखने का प्रयास किया है, इसीलिए, और हमेशा उन्होंने एक क्लैश बनाए रखा है, इसलिए स्त्रियों के खिलाफ नजर आती हैं। वस्तुतः वे
वे स्त्रियों वे एक दूसरे के खिलाफ नहीं होती हैं, मैं यही कहूँगी। रश्मि, थैंक यू सो मच, लव यू। और गौतम जी लिख रहे हैं ड्यूटी कॉल्स गॉट टू गो, थैंक यू फॉर दिस, बेस्ट विशेस, जय हो जय हो, जय हिंद। मैं कहना चाहूँगी कि इस वक्त जब हम लोग घर में बंद हैं, बहुत सारे लोग हम लोग घर में बंद हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, उस वक्त भी बहुत सारे और लोग हैं जो बाहर हैं, बाहर निकल कर काम कर रहे हैं। उसमें आपकी पुलिस हो गई, आपके हेल्थ सर्विस वाले हो गए और आपके फौजी भी हो गए, बहुत सारे फौजी लोग ड्यूटी पर हैं अभी। जैसे कर्नल गौतम राजऋषि इलाहाबाद में जितने भी आर्मी से रिलेटेड कोरोना रिपोर्ट होती है वो कर्नल गौतम राजऋषि तैयार कर रहे हैं। तो उस वक्त जब हम बहुत सारी चीज़ों को तैयार कर रहे, बहुत सारी काम कर रहे होते हैं, अपनी चिंताओं को व्यक्त कर रहे होते हैं, बहुत सारे और लोग भी होते हैं जो हमारे लिए हमारी लड़ाई लड़ रहे होते हैं। त्रिलोकनाथ पांडे जी, हेलो सर, मैं थोड़ा ही सुन पाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों का उत्साहवर्धन है जो मैं लगातार बात किए जा रही हूँ। मुझे नहीं पता मैंने कितना वक्त व्यतीत कर दिया है, पर हाँ मज़ा आ रहा है बात करने में। अपने से ऐसा लग रहा है कि मैं खुद से बातें कर रही हूँ, पर मज़ेदार है जो भी है। खत्म हुआ। देखिए छोटे मेरे जो बालक हैं वो बार बार मुझसे पूछ रहे हैं खत्म हुआ। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। त्रियाक्ष थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। शिखा मेरी दोस्त हैं, मुझसे पूछ रही हैं कि अगली किताब, मुझसे कह रही हैं रादर, अगली किताब की प्रतीक्षा में। जी ज़रूर, मेरी अगली किताब पर लेखन शुरू हो गया है और जल्द ही आप लोगों के सम्मुख होगी वो किताब भी। थोड़ी देर में मेरे पापा का भी शो खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, जल्दी कर लो। त्रियाक्ष मुझसे बार बार कह रहे हैं कि पेपा पिग का शो खत्म हो जाएगा। आप लोगों का की अगर आज्ञा हो तो मैं एक और अंश का पाठ कर दूं और फिर बाय बाय बोलूं, नहीं तो भाई साहब मुझसे जबरन फोन छीन लेंगे, फोन ऑफ कर देंगे। तो क्या कह रहे हैं आप लोग, पढ़ूं मैं अंश पाठ? एकल संवाद में हूं, आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल नहीं पाएगा, ऑब्वियस है कि चूंकि ये वीडियो कॉल पर हूँ नहीं, तो मैं अपनी ही सहमति देते हुए मैं एक और पाठ पढ़ रही हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। ये हिस्सा यति के भाव है। यति के बारे में आप लोग सब सुनते होंगे। अच्छा, दरअसल हुआ क्या, मैंने यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर जिक्र मैं करना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पर यति के भाव दर्ज किया है। यति दरअसल ययाति के बड़े भाई थे और मृथक में विष्णु सखाराम खांडेकर की भी ने जो ययाति लिखे, वहाँ भी यति बहुत फ्लीटिंग एक रेफरेंस है। और कर्नाट साहब की कहानी में भी यति का एकदम फ्लीटिंग रेफरेंस है। लेकिन मैंने यति को एक लंबा चौड़ा वो हिस्सा दिया है। यति के बारे में कहा जाता है कि वो ब्रह्मचारी हो गए थे और हमारी किंवदंतियों के अनुसार एक यति मानव है, आदि बर्फ मानव है, जो कि हिमालय की पहाड़ियों में बर्फों में रहता है। तो उस वक्त जब मैं किताब लिख रही थी और यति लिख रही थी, उसी दरमियान बड़ा एक किस्सा सुना था कि कुछ लोगों को हिम मानव के दर्शन हुए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस हिस्से को मैं मिथक में ले आऊँ, अपनी किताब में ले आऊँ। तो मैंने ये दिखाया है कि यति जो हैं वो अपने ययाति के बेटे हैं पुरु, उससे बहुत नेह, चूंकि जब यति को मालूम पड़ता है कि यह मेरा ही भतीजा है तो यति उससे एक नेह में बंध जाते हैं और यति जाते जाते कहते हैं कि मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा बार बार। तो मैं यहाँ यति के भाव पढ़ना चाहती हूँ सो दैट कि आपको भी यति के बारे में थोड़ा बहुत पता चल सके। त्रियाक्ष, डोंट मेक नॉइज बेबी, डोंट मेक नॉइज। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी ही देर और करूँगी और फिर मैं बाय बाय बोल दूँगी। यति के भाव। मेरे पाँव इतने मंथर गति से कब से चलने लगे। कचदेव के आश्रम से दूरी बढ़ क्यों नहीं रही है। पुरु की पुकार से लगातार भेदे जा रहे कानों को किस प्रकार बचाऊं। कितना दुख है ईश्वर तुम्हारी दुनिया में। वह नन्हा बालक सोच रहा होगा, उसका ताऊ ऐसे ही उठकर कहाँ चला गया। काश कि मैं उससे बता पाता कि यह अंतिम बार है जब मैं उससे मिल रहा हूँ। आज के पश्चात हम एक दूसरे से केवल इतिहास के पृष्ठों में मिलेंगे। मैं आज विदा ले रहा हूँ अपनी समस्त उपस्थितियों से, अपने समस्त संबंधों से, अपनी समस्त जानकारियों से, हस्तिनापुर से जुड़े अपने तमाम तंतुओं से। मेरे प्रिय पुरु, भविष्य में जब भी मैं तुम्हारी स्मृतियों में प्रवेश करने की चेष्टा करूं, मुझे अपने से दूर कर देना। तुम्हारा क्षमादान ही तुम्हारे इस अभागे पितृव्य के लिए तुम्हारा तर्पण होगा। आज से मैं मृतक समान हूँ। चंद्रवंशी नहुष के इस ज्येष्ठ पुत्र की आत्मा जर्जर होकर लुप्त होने वाली है। आज के बाद केवल यह शरीर बचेगा, अनंत काल तक हिमालय की ऊंचाइयों में भटकता हुआ
अपने कुल के प्रति किए हुए धोखे का मूल्य चुकाता हुआ। बहुत शुक्रिया। अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। आप सबके साथ का बहुत 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 शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए और आप लोगों ने मुझे इस प्यार से सुना। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय। मैंने भी बाय बाय कह दिया। त्रियाक्ष भी बाय बाय कह रहे हैं। बाय।